नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बनाने में, पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन देने में। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ ऑप्टियो मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो क्वेरीज हमें मिली हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम शामिल कर सकें। और इसी कड़ी में जो पहला सवाल पूछने के लिए जो व्यूअर हमारे साथ मौजूद है वो अदिति है दिल्ली से। तो अदिति से बातचीत करते हैं। अदिति नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरा मैम क्वेश्चन था, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है तो मेरे को थोड़ा सा ना उस पर ओवरव्यू चाहिए था कि मतलब मेरे फंड सही जगह जा तो रहे हैं ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उसमें एडिट वगैरह कुछ चेंजेस करने की तो नीड नहीं है। एंड मैम मेरा टारगेट जैसे 5 इयर्स में 1 CR का है, तो अभी मेरी 61 तो जा रही है, तो मुझे और कितना एड ऑन करना पड़ेगा या मंथली या एनुअल बेसिस पे। एंड मैम मेरा वन क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हम लोग SIP करते हैं ना मैम, तो जैसे बताया जाता है कि आप डायरेक्ट प्लान चूज करें, बट अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ प्लान ही हमें सजेशन होता है। चाहे हम HDFC में चले जाए, किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें ग्रोथ प्लान ही चूज करने के लिए बोला जाता है। तो हम कैसे हम खुद से डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे को थोड़ा सा उस पर एडवाइस चाहिए था। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो बताइए पंकज जी, आपने सुना इनका सवाल। पहली बात तो इनकी जो क्वेरी है वो बिल्कुल क्लियर है, जो कि ग्रोथ और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि कैसे ये डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके क्वेश्चन की तो इन्होंने ये यंग इन्वेस्टर हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ 28 इयर्स की हैं और 61,000 की इनकी SIP चल रही है। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने जो होराइजन रखा है वो 10 इयर्स का, 5 इयर्स का रखा है। 5 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 10 लाख हो चुकी है। फंड्स में क्विकली बता देती हूँ जो इनके पास मौजूद हैं। इनके पास है क्वांट स्मॉल कैप 13,500 की SIP, क्वांट ELSS टैक्स सेवर 12,000 की SIP है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप में 10-10 हज़ार की SIP लेके चल रही हैं। और साथ ही PGM इंडिया मिड कैप में 6,000 की SIP और क्वांट फ्लेक्सी कैप में 5500 की SIP है। मेरा एसेट लार्ज कैप में 4,000। बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके क्वेश्चन पर आपकी सलाह। दीपाली जी नमस्कार। देखिए आदित्य जी, आपने जो फंड चुने हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है क्योंकि आपका नजरिया जो है 5 साल का है। तो 5 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त नहीं है। स्मॉल कैप में भी आप काफी एक अच्छा अमाउंट अपने पूरे जो निवेश है आपका उसका एक अच्छा परसेंटेज आप उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो एक राय तो यह है कि थोड़ा सा एक्सपोजर आप अपने स्मॉल कैप फंड में कम करें और उसके बजाय मिड कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मिड कैप में कम है। लेकिन मिड कैप में जो स्कीम आपके पास है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, मैं आपको सलाह दूंगा कि उस फंड से आप स्विच करें दूसरे फंड में। और ये दूसरा फंड होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आपको पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज से निकलकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाना है। और क्योंकि फिलहाल जो अमाउंट आप निवेश कर रही हैं मिड कैप में, उसको थोड़ा बढ़ाना है आपको। अभी 6,000 रुपए का निवेश हो रहा है आपका। तो आप जब आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करेंगी तो वहां पे अमाउंट बढ़ा सकती हैं। और जो आपका स्मॉल कैप यानी क्वांट स्मॉल कैप फंड में 13,500 रुपए का निवेश हो रहा है, उसे आप कम कर दें। तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि स्मॉल कैप में इतना ज्यादा निवेश होना थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिस्की हो जाता है, स्पेशली तब जब आपका आपके निवेश की जो अवधि है वो बहुत लंबी ना हो। दूसरी बात ये, टारगेट जो 1 करोड़ का है आपका 5 साल में, और अभी 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, 61,000 की आप SIP कर रही हैं, तो इससे तो आपका 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल है। यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो लगभग 67 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाना होगा। आप इसे बढ़ाकर कर दीजिए 1 लाख पर मंथ। तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा फायदा होगा कि आप जो टारगेट लेकर चल रही हैं, वो आपका पूरा हो पाएगा 5 साल में। तो ये तो सवाल जो आपका था पोर्टफोलियो को लेकर, उस पर मेरी राय है। जो अगला सवाल आपका था कि ग्रोथ और डायरेक्ट, तो ग्रोथ और डायरेक्ट नहीं होता है, रेगुलर और डायरेक्ट होता है। ग्रोथ और IDCW एक चीज है, यानी कि आप जब निवेश करते हैं तो आपको
क्या ऑप्शन चाहिए? ग्रोथ में आपको कोई डिविडेंड या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विथड्रॉल जिसको हम बोलते हैं, आप वो नहीं मिलता, बल्कि एनएवी बढ़ती रहती है। तो एक चीज होती है आईडीसीडब्ल्यू वर्सेस ग्रोथ। पर आपको जो सवाल था कि डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर होता है। तो रेगुलर जो होता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है और थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका ब्रोकरेज भी वहाँ पर होगा और उसके कंपैरिज़न में जो दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान, यानी कि आप डायरेक्टली फंड हाउस से बाय कर रही हैं। तो जैसा आपने कहा कि आपको डायरेक्ट बाय करने में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट से बाय कर सकती हैं, उनकी ऐप से बाय कर सकती हैं या फिर कैम्स या कार्वी का जो ऐप है, जो रजिस्ट्रार हैं, उनके ऐप से आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से या एनएससी का एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, एनएससी एमएफ2 करके, तो उससे भी आप बाय कर सकती हैं। लेकिन यदि आप किसी बैंक की वेबसाइट उनके ऐप से करेंगे, तो बेशक क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं म्यूचुअल फंड के या फिर कोई अलग इंडिविजुअल पर्सन यदि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो डायरेक्ट प्लान नहीं सेल करेगा क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व है, तो डेफिनिटली वो रेगुलर प्लान ही आपको देगा। बैंक भी यहाँ पर क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रही है, तो वो भी आपको रेगुलर प्लान देंगे। अगर डायरेक्ट प्लान आपको चाहिए, तो आपको डायरेक्टली फंड हाउस से, उनके रजिस्ट्रार से या एनएससी से डायरेक्टली बाय करने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐप भी हो सकते हैं, जो डायरेक्ट प्लान सेल करते हैं और बैंक्स आपको अधिकतर रेगुलर प्लान ही ऑफर करेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह अदिति आपके लिए। अब बात करते हैं प्रशांत जोग से। अगले व्यूअर हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड है। प्रशांत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मैं अभी आई एम 56 ईयर्स ओल्ड। अगला 2 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा और रिटायर होने के बाद मुझे अराउंड 40 लाख रिटायरमेंट कॉर्पस मिल सकता है। तो उसको कैसे इन्वेस्ट करने का है कि मुझे मंथली अराउंड 30,000 मिल सके हर महीना अगले 10-15 साल के लिए। ओके, तो यानी आप 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके 3 साल बाद से 30,000 की मंथली इनकम आप चाहते हैं, तो कैसे आप इस इन्वेस्टमेंट को प्लान करें ताकि एसडब्ल्यूपी के थ्रू एक रेगुलर इनकम आपको हो सके, राइट? यही क्वेश्चन है आपका प्रशांत जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, कैसे करें ये अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, पंकज जी? प्रशांत जी, अगर 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 30,000 पर मंथ पाना चाहते हैं, तो यानी कि 0.75% या कहिए कि 9% साल का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मुमकिन दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपने कहा कि 30,000 रुपया हर महीना और 10-15 साल के लिए या लंबी अवधि के लिए, लेकिन समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हर साल आपको 30,000 ही मिले, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है कि कुछ सालों के बाद 30,000 की वैल्यू कम हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि पैसा कम हो रहा है। तो इसके लिए प्लानिंग ऐसी कीजिए कि पहले साल में यदि आप चाह रहे हैं कि 30,000 रुपए महीना मिले, तो अगले साल में थोड़ा राशि बढ़कर मिले, उसके अगले साल में और बढ़कर मिले। तो इस तरह की थोड़ी-सी गुंजाइश आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो ये तो पहली प्लानिंग ज़रूरी है किसी के लिए भी। जब भी आप प्लान करें तो ऐसा ना बोलें कि फिक्स अमाउंट चाहिए हर साल लंबे समय के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो लंबे समय में आपको फिर वो अमाउंट कम लगेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो पैसा निवेश करेंगे, उसे आप ऐसे फंड्स में निवेश कीजिए जहाँ पर रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच बैलेंस हो। तो बहुत ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न थोड़ा-सा कम हो सकता है, क्योंकि यदि इक्विटी की बात करूँ तो मैं 12-15% की उम्मीद रख सकता था। लेकिन आपके लिए मैं हाइब्रिड फंड का सुझाव दूँगा, जहाँ पर डेट और इक्विटी होगा, तो रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन आपका थोड़ा-सा पैसा जो है सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कीजिए। और दूसरी बात जो कि आप कह रहे हैं कि 2 साल के बाद मिलेगा, फिर आप निवेश करेंगे, फिर 3 साल तक निवेशित रहेंगे और उसके बाद आप विथड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 साल में पैसा बढ़ भी चुका होगा, तो आपको 30,000 रुपए से शुरुआत करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे पहले साल आप एसडब्ल्यूबी करते हैं 30,000 की, अगले साल थोड़ा बदलाव कीजिए उसमें, 30,000 को बढ़ाकर 32,000, 33,000 इस तरह से एक अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हर साल अमाउंट को बढ़ाते रहिए। स्कीम के नाम बता देता हूँ इस वक़्त पर, लेकिन क्योंकि आपको लगेगा 2 साल के बाद ये ज़रूरत जो है इन्वेस्ट करने की, उस वक़्त पर क्या स्थिति होगी, किस तरह की स्कीम रहेंगी, आप दोबारा से उस वक़्त फिर से सवाल पूछ सकते हैं। पर फिलहाल के लिए आपके जैसे दर्शक जो भी प्रोग्राम देख रहे हो, तो इस वक़्त पर यदि किसी को निवेश करना हो हाइब्रिड फंड्स में, तो मेरी राय में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड
महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और जेएम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इस तरह के फंड्स में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फिर भी स्पेशली प्रशांत जी, आपको 2 साल के बाद निवेश जब करना होगा, दोबारा से उस वक्त आप स्कीम के बारे में ज़रूर चैनल को अपना सवाल भेजकर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको सलाह दी गई है आपको कितना पैसा कहाँ-कहाँ डालना है, लेकिन जो शुरुआत में कहा उस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 30,000 की जो आज वैल्यू है वो शायद 3 साल बाद उतनी नहीं होगी, तो उस फैक्टर को भी ध्यान में रख के आप प्लानिंग करें। बट आपकी जो एसडब्ल्यूपी के थ्रू मंथली इनकम आप प्लान कर रहे हैं वो पॉसिबल दिख रही है। इस अमाउंट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ कहाँ-कहाँ पैसा लगाना है वो आपको बताया गया है। निपॉन तुरंत निकासी करनी है तो निपॉन इंडिया में आप निवेश कर सकते हैं, और साथ ही 36 लाख के आसपास का आप निवेश कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में 3.5 लाख रुपए आप निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हैं। तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन तो करेंगे शामिल। आप देखते रहिए ऑन मनी। आप देख रहे हैं यो मनी। पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अमिता ने, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल इन्होंने भेजा है दिल्ली से। एसआईपी चल रही है इनकी 1.25 लाख रुपए की, और अक्टूबर से ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है, न्यूली पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। 20 ईयर्स का होराइजन है, कितना कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा जानना चाहते हैं। साथ ही फंड सिलेक्शन कैसा है इस पर भी राय चाहिए। एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप में 25,000 ईच डाल रही हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स, एसबीआई कॉन्ट्रा में 15,000 डाल रही हैं, सैमको मल्टी कैप में और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 10,000। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। देखिए 12% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 1,25,000 की एसआईपी से 20 साल में करीब 1,30,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि वहीं ये स्टेप अप कर ले 10% से हर साल, तो उसी 20 साल में करीब 4,65,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक राय ये है कि यहाँ पर स्टेप अप जरूर करना चाहिए, लंबी अवधि में इसका फायदा होगा। दूसरी बात, स्कीम्स में सिर्फ एक स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है, वो है सैमको मल्टी कैप फंड। उससे आप स्विच कर लें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, क्योंकि मिड कैप फंड के पास में नहीं है, वहां पर ये स्विच करें। और स्मॉल कैप लार्ज कैप ऑलरेडी है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। एक फंड की में बदलाव की जरूरत है और दूसरा स्टेप अप करना है 10% से, ये मेरी राय है। ओके, एक और सवाल लेते हैं, और ईमेल के थ्रू अमित ने सवाल भेजा है हिमाचल प्रदेश से। 33 साल इनकी उम्र है, 5,000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 51,000, रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं। तो मान के चले कि 20-25 साल का होराइजन तो ये लेकर चलेंगे ही। फंड्स कौन से हैं? एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2,000 रुपये महीना, 1500 ईच डाल रहे हैं ये एचडीएफसी मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में। अन्य निवेश कहाँ है? पीपीएफ में है 7,500 रुपये महीना, एजीआईएफ, एलआईसी, आरडी, 2 आरडी भी इनकी चल रही हैं अलग अलग बैंकों के साथ। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कुछ इनकी, बताइए क्या सजेशन। देखिए इनके जो गोल्स हैं उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में हम जानते हैं कि 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन रहता है, और जो रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं या आरडी पर या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या फिर एलआईसी की पॉलिसी, यहाँ पर आप 6% के आसपास या 7% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में जरूरत यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर अमाउंट बढ़ाया जाए। स्कीम तीनों सही है, तीनों स्कीम में आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए। बाकी जो स्कीम जहां आरडी वगैरह कर रहे हैं उसमें आप कम कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा आपके गोल्स अचीव करने के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पता कर लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स कौन से हैं। और पंकज जी बताइए लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं। बिल्कुल, देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जी, फंड और साथ ही महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। ये हैं 4 फंड जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पूरा पोर्टफोलियो क्रिएशन की चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप। तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिसाब से 4 फंड चॉइसेस हैं आपके लिए, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी फंड चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौम मिनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।